जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डेक्यूलियन को और मजबूत होना है और पूरे गेम में उसके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो उसे हेट करते हैं। वो जिन ने सोचा कि क्यों न डेक्यूलियन में एक और पर्सनालिटी ट्रेट जोड़ा जाए, कुछ स्पेशल और डिस्टिंक्ट जो सिर्फ डेक्यूलियन के लिए हो। क्योंकि यह विलन उसकी तरह ही है, उसने एक एट्रीब्यूट कम्प्रिहेंशन जोड़ दिया। साथ ही वो जिन ने अपनी पसंदीदा एट्रीब्यूट्स जैसे वेल्थ, मिडास टच, शार्प आईसाइट और आयरन विल भी उसमें भर दिए। इतनी सारी गुडनेस से भरने के बाद वो जिन को एहसास हुआ कि शायद उसने ज्यादा ही कर दिया है। जल्दी से उसने फैसला किया कि डेक्यूलियन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि रिलीज डेट से ठीक पहले एक और बग नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वह इसे फिक्स करने वाला था, उसे एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें कहा गया था, बाहर देखो। वो जिन जैसे ही बाहर गया, उसने आकाश में एक विशाल होल देखा। आखिरी याद में उसे एक लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दी जो उसकी ओर उतर रही थी। अगले ही पल वह खुद को उसी गेम वर्ल्ड में पाता है जिसे उसने खुद बनाया था। पहले से ही कुछ दिन हो चुके हैं जब उसने डेक्यूलियन के शरीर पर कब्जा कर लिया था, एक ऐसे आदमी का जिसे मरना ही तय था। यहीं पर डेक्यूलियन की बहन अचानक कमरे में घुस आती है और उसे डांटने लगती है कि वह अपने डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के कर्तव्यों को पूरा करने की बजाय सुस्त पड़ गया है। उसे गुस्सा आता है कि वह एक बेकार महिला के लिए अपने कमरे में बंद है, जबकि उसे उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना होता है जिन्हें उसे पूरा करना था। डेक्यूलियन की बहन गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वह उसे चेतावनी देती है, अपनी हरकतें सुधार लो। मैं तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने नहीं दूंगी। शुरुआत में वो जिन को लगा कि यह सब बस एक अजीब सपना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि उसकी नई सच्चाई है। हर चीज असली लगने लगी थी, हवा की ठंडक, कपड़ों का वजन, यहाँ तक कि उसकी खुद की सांसें भी। उसे अब भी नहीं पता कि यह कोई आफ्टर लाइफ है या कुछ और, क्योंकि वह सच में बिजली के झटके से मरा था। लेकिन एक बात तो पक्की थी, अब वह सच में उसी गेम का विलेन बन चुका था जिसे उसने खुद बनाया था। डेक्यूलियन वॉन ग्रेहेन यूक्ले। अगर आपने भूल भी गए हो तो याद दिला दूं, वह इस गेम का मिड बॉस है। कोई भी रूट चुनो, डेक्यूलियन ही सारी समस्याओं की जड़ है और हर किसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह न जाने कितने कैरेक्टर्स के लिए दर्द का कारण बना है और उसका अंत भी पहले से तय है। अब वो जिनकी एक और टेंशन यह थी कि वह गेम के किस हिस्से में है, उसे खुद नहीं पता। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसके पास कितना मना है, लेकिन उसे मना की कंजम्पशन के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। यह कोई मजाक नहीं था। डेवलपमेंट के दौरान गेम को लगभग 1000 बार टेस्ट किया गया था, लेकिन इस कैरेक्टर ने बस एक ही बार बचने में सफलता पाई थी। डेक्यूलियन का जन्म ही मरने के लिए हुआ था। वह बस एक मिड बॉस था जिसका काम था मरना और कहानी को आगे बढ़ाना। तो मैं यहाँ किस लिए हूँ? वो जिन यह सोचते हुए उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखता है जो उसकी बहन ने उसके ऊपर फेंक दिए थे। उन पेपर्स में से एक डॉक्यूमेंट बहुत खास था, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें यह साफ लिखा था कि डेक्यूलियन पहले ही इम्पार्शियल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब स्वीकार कर चुका है। अब उसे वहां जाकर बेसिक मैजिक और मना माइंडसेट पढ़ाना होगा। यानी अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा। अगर वह यह जॉब नहीं करेगा तो उसकी बहन उसे बाहर फेंक सकती है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक लेक्चर देना है और फिर मैं देखूंगा कि आगे क्या करना है। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है। प्राइमरी सर्वाइवल गोल बिकम नेसेसरी टू द गेम। मतलब उसे गेम में खुद को जरूरी साबित करना होगा, वरना उसकी मौत निश्चित है। इसका पहला स्टेप, यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देना। अगर वह यह क्वेस्ट पूरी कर लेता है तो उसे 0.5 स्टोर करेंसी मिलेगी। वो जिनको याद आता है कि गेम में ऐसे कई रूट्स थे जहां डेक्यूलियन मर जाता था और उनमें से एक उसकी बहन यील की वजह से था।
अगर वह बचना चाहता है तो उसे अपना मिशन पूरा करना ही होगा। फिर भी उसे अब भी यह नहीं पता कि उसे किस टॉपिक पर लेक्चर देना है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने पहले ही एक स्पेशल स्किल जोड़ी थी, कॉम्प्रिहेंशन। यह स्किल उसे किसी भी चीज को तुरंत समझने की ताकत देती है, बस थोड़े से मना की जरूरत होती है। अब जब उसे खुद को एक प्रोफेसर के तौर पर पेश करना था तो उसने अपनी ड्रेस भी फॉर्मल कर ली। वह यह देखकर चौंक जाता है कि इस दुनिया की चीजें उसकी पुरानी दुनिया से कितनी अलग हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह सब कुछ एफर्टलेसली कर रहा था, जैसे कि वह हमेशा से डेक्यूलियन ही रहा हो। मुझे यह सब अजीब क्यों नहीं लग रहा? अगर वह किम वू जिन होता तो इस तरह के कपड़े पहनने में उसे बहुत अजीब लगता। लेकिन अब ये कपड़े न सिर्फ आरामदायक लग रहे थे, बल्कि उनमें एक शाही एहसास भी था। इंटिमिडेशन, डिग्निटी और एस्थेटिक सेंस, ये तीनों एट्रीब्यूट्स उसके अंदर बदलाव ला रहे थे। अब वो जिन को महसूस होने लगा कि डेक्यूलियन उसे अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण करने दे रहा है। अब वह कोई भी रूड बात कहने की इच्छा तक महसूस नहीं कर रहा था। जो फॉर्मेलिटी पहले किम वू जिन को रिजिड लगती थी, अब वह नेचुरल लग रही थी। लेकिन उसकी असली चिंता यह नहीं थी, उसका असली मकसद इस दुनिया की सच्चाई जानना था। यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाला यह रास्ता उसे पूरी तरह से नॉर्मल लगा, जैसे कि वह हमेशा से यहीं का हिस्सा था। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सच में एक नोबल बन चुका था। वो जिनको याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी कितनी अलग थी। वह साउथ कोरिया का एक मामूली लड़का था जिसकी शक्ल सूरत औसत थी। एक लेजी और सपोजेडली पैथेटिक इंसान जिसे उसकी एक्स ने भी छोड़ दिया था। लेकिन अब वह डेक्यूलियन बन चुका था और अब वह एक नोबल की तरह जीना चाहता था। जैसे ही वह अपनी कैरेज रॉयल कार में बैठता है, वह सोचता है, मैंने कभी इतनी लक्सुरियस गाड़ी में सफर नहीं किया। फिर उसे अपनी एक्स का बॉयफ्रेंड याद आता है जिसके पास एक महंगी कार थी और वह उसे बस दिखावे के लिए यूज करता था। तभी उसकी कैरेज में बैठा एक युवा लड़का उसकी तरफ देखता है। जैसे ही उसकी नजर डेक्यूलियन पर पड़ती है, वह घबराकर गुड मॉर्निंग प्रोफेसर कहता है और उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ाता है। वो जिन थोड़ी देर सोचता है और फिर संभावना एंटरटेन करता है, शायद यह मेरा असिस्टेंट है या शायद सेक्रेटरी। लेकिन जब वो जिन उससे उसका नाम पूछता है तो लड़का कांपने लगता है। सर, मैं पिछले 3 सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं। वो जिन थोड़ा और गौर से देखता है और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है। वह सोच रहा था कि यह यूनिवर्सिटी के लेक्चर का मटेरियल होगा, लेकिन नहीं, यह तो बस एक स्क्रिप्ट थी जिसे उसे पढ़ना था। इंटरेस्टिंग, तो मुझे बस ये लाइंस पढ़नी हैं और लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। डेक्यूलियन दस्तावेजों को पढ़ता है जिसमें लेक्चर के लिए पूरी जानकारी दी गई होती है, एकदम डिटेल तक। उसे कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि यह डेक्यूलियन की नेचर के बिल्कुल अनुसार था। वह खुद से कोई तैयारी नहीं कर सकता था क्योंकि वह उतना टैलेंटेड नहीं था और बहुत ज्यादा घमंडी था। इसका मतलब यह था कि यह लड़का जो उसके साथ बैठा है ही सब कुछ तैयार करता था। वो जिनको लगता है कि इसे थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए वह कुछ तारीफ के शब्द कहता है। लड़का यह सुनकर इतना हैरान हो जाता है कि उसके चेहरे पर कंफ्यूजन झलकने लगता है। यहां तक कि गाड़ी का चालक भी चौंक जाता है। क्या मालिक ने किसी की तारीफ की? पर असली चीज तो अभी सामने आई। जैसे ही वो जिन ने किसी की तारीफ की, उसे अपने शरीर में एक अजीब झटका महसूस हुआ। यह क्या था? उसे सच में शारीरिक रूप से बीमार जैसा महसूस हुआ। मतलब यह शरीर किसी की तारीफ करने पर वास्तव में रिएक्ट कर रहा था।
ओह, तो ये आदमी वाकई में इतना घटिया इंसान था। उसे वही एहसास तब भी हुआ था जब वह पहले महल से बाहर निकला था। अब उसे एहसास हुआ कि शायद डेक्यूलियन की असली चेतना उसकी खुद की चेतना पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी आगे बढ़ती है और इंपीरियल यूनिवर्सिटी के गेट्स पर पहुंचती है। यह जगह जीवन और गतिविधियों से भरी हुई है। हर तरफ छात्र और जादूगर घूम रहे हैं, ज्ञान की तलाश में। वो जिनके लिए अगला काम था रोडियो हॉल ढूंढना। यही वह जगह थी जहां उसका लेक्चर होना था। जब वह तय जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि छात्र पहले से ही अपनी सीट पर बैठ चुके थे। और हैरानी की बात यह थी कि वे प्रोफेसर डेक्यूलियन के लेक्चर के लिए बहुत उत्साहित दिख रहे थे। चारों ओर अफवाहें फैली थीं कि डेक्यूलियन स्पेल इंटरप्रिटेशन का मास्टर था। बचपन में ही उन्हें चाइल्ड प्रोडिजी कहा जाने लगा था। लेकिन अब जब डेक्यूलियन खुद यहाँ था, उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वह कक्षा में दाखिल हुआ और तुरंत छात्रों का ध्यान खींचा। उसने अपने औपचारिक स्वर में कहा, मैं हूं प्रोफेसर डेक्यूलियन वॉन ग्रेहेन्युका। आज से मैं इस कक्षा को पढ़ाऊंगा, बतौर हेड प्रोफेसर ऑफ द मैजिक टावर। औपचारिकता पूरी होते ही उसने लेक्चर शुरू किया। कई छात्राएं उसकी प्रभावशाली उपस्थिति और करिश्मे से इतनी प्रभावित थीं कि उनकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। पर एक छात्रा ऐसी थी जो बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। डेक्यूलियन मेरे पिता का दुश्मन है। उसके लिए डेक्यूलियन सिर्फ एक नीच इंसान था, एक गंदगी का टुकड़ा। 3 साल पहले उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। कई सालों तक उन्होंने स्पेल इंटरप्रिटेशन पर शोध किया था, लेकिन किसी ने उनकी पूरी थीसिस चुरा ली। इससे वह गहरे अवसाद में चले गए और अंततः उन्होंने अपनी जान ले ली। और वह जिसने यह सब किया, कोई और नहीं बल्कि डेक्यूलियन था। यही वह इंसान था जिसे दुनिया स्पेल इंटरप्रिटेशन का महान जीनियस कहती थी। उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। घर छिन गया, जमीन छिन गई और वह एक अनाथ बन गई। उसने उस दिन एक कसम खाई थी, मैं इस आदमी से बदला लेकर रहूंगी। यहाँ के बाकी छात्र शायद सच्चाई नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ। डेक्यूलियन की ये उपलब्धियां कुछ नहीं बल्कि धोखा हैं। उसकी स्पेल इंटरप्रिटेशन स्किल्स असल में चोरी की हुई हैं। पर वह जानती थी कि सीधा हमला करना बेवकूफ़ी होगी। अगर उसे बदला लेना था तो सोच समझकर और सही वक्त पर हमला करना होगा। डेक्यूलियन ने लेक्चर जारी रखा और जादू के मूल सिद्धांत समझाने लगा। जादू के 3 मुख्य गुण होते हैं और 9 प्रकार के जादू होते हैं। गुण वे तत्व होते हैं जिनसे जादू उत्पन्न होता है, और तत्व वे चीजें हैं जो भौतिक रूप से वस्तुओं को आकार देते हैं। वो जिन लेक्चर देता गया और उसे एहसास हुआ कि यह काम उम्मीद से बहुत आसान था। यह उसका पहला लेक्चर था। उसे जादू के सिद्धांतों का ज्यादा ज्ञान नहीं था, फिर भी वह सब कुछ पूरी तरह समझ पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे याद आया, मेरे पास कॉम्प्रिहेंशन एट्रीब्यूट है। यही वजह थी कि वह सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़कर भी जादू की थ्योरी को पूरी तरह समझ पा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि डेक्यूलियन की प्राकृतिक उपस्थिति और उसकी प्रभावशाली गरिमा ने छात्रों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेक्चर आगे बढ़ा और अब वो जिन ने बताया कि मना को शरीर में कैसे संग्रहित किया जाता है। आमतौर पर जादूगर मना को अपने सिर में संग्रहित करते हैं, क्योंकि यह वह स्थान है जहां से वे सबसे आसानी से स्पेल्स की कल्पना कर सकते हैं। नाइट्स अपने दिल में मना रखते हैं, जिससे वे इसे रक्त धमनियों के माध्यम से प्रवाहित कर सकते हैं। और अंत में आंतरिक कोर वह जगह होती है जहां आंतरिक और बाहरी मना का संतुलन बना रहता है, जिससे यह सबसे प्रभावी तरीका बन जाता है। वो जिन ने कहा, अगर किसी के पास प्रतिभा नहीं है
तो उसे सही मार्ग चुनकर उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेक्चर के दौरान वो जिन ने महसूस किया कि डेक्यूलियन की असली ताकत भी उतनी प्रभावशाली नहीं थी। उसका कुल मना केवल 3500 था। अगर तुलना की जाए तो विश्वविद्यालय का एक शीर्ष जादूगर 30,000 मना रखता था। तो मैं इतने कम मना के साथ कैसे बचूंगा? यह सोचते ही वो जिन को गेम के नियम याद आने लगे। क्या वो जिन अपनी सीमाओं को तोड़ पाएगा? क्या वह विश्वविद्यालय में अपनी जगह बना पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह इस कहानी का असली खलनायक बनेगा? यह कितना अजीब है कि डेक्यूलियन छात्रों को वही बातें सिखा रहा है जिन्हें उसे खुद अपने जीवन में अपनाना चाहिए। खैर, वह अपना लेक्चर खत्म करता है, लेकिन एक लाइन है जिसे बोलने में उसे झिझक हो रही है। वह जानता है कि अगर असली डेक्यूलियन होता तो वह यह लाइन कभी नहीं बोलता। वह लाइन थी, अगर किसी छात्र को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। ऐसा लगता है कि सभी छात्र लेक्चर में पूरी तरह डूबे हुए थे, इसलिए किसी को कोई संदेह नहीं था। यह देखकर डेक्यूलियन भी राहत महसूस करता है कि कोई सवाल नहीं पूछ रहा। लेकिन जैसे ही वह ऐसा सोचता है, वही छात्रा जिसे डेक्यूलियन से गहरी दुश्मनी थी, खड़ी हो जाती है। वह एक घटना को याद करती है जो बीती रात हुई थी। डॉर्मिट्री में एक रहस्यमय जादू मिला था। कुछ लोग मान रहे थे कि यह शैतानी जादू था, लेकिन वह डेक्यूलियन की राय जानना चाहती थी। डेक्यूलियन को यह पसंद नहीं आया कि उसने सवाल पूछने से पहले अपना नाम और पहचान नहीं बताई। वह तुरंत उसे टोकता है। क्लासरूम एटिकेट नाम की भी कोई चीज होती है। पहले अपना नाम और पहचान बताओ, फिर सवाल पूछो। लेकिन असली कारण यह नहीं था कि वह क्लासरूम एटिकेट को लेकर इतना गंभीर था। असल में वह इस सवाल का जवाब देने की हालत में ही नहीं था। उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स मना की बहुत खपत करती थीं, और अब उसके पास सिर्फ 2000 मना बचा था, जबकि शुरुआत में उसके पास 3375 मना था। सिर्फ स्क्रिप्ट को समझने में ही 1300 मना खर्च हो चुका था। अब उसे अंदाजा नहीं था कि इस रहस्यमयी जादू को समझने में कितना मना खर्च होगा। छात्र धीरे धीरे हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़की खुद को शर्मिंदा कर रही थी। उन्हें लगा कि वह बस प्रोफेसर का ध्यान खींचना चाहती थी, लेकिन उल्टा उसका मजाक बन गया। हालांकि वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर से अपनी बात पर जोर दिया। मैजिक टावर इस घटना को अफवाह मानकर इसे नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन प्रोफेसर डेक्यूलियन अगर इस पर ध्यान दें तो शायद हमें पता चल सके कि आखिर यह कैसा जादू है। फिर वह खुद ही एक स्पेल कास्ट करती है और डेक्यूलियन से इसे इंटरप्रेट करने के लिए कहती है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। डेक्यूलियन स्पेल का निरीक्षण करता है और तुरंत 1700 मना खर्च हो जाते हैं। वह तुरंत घोषणा करता है, यह एक बैरियर मैजिक है। उसका अचानक दिया गया जवाब सुनकर लड़की चौंक जाती है। डेक्यूलियन आगे समझाता है, यह बिविचमेंट टाइप बैरियर स्पेल है, जिसका मतलब है कि इस जादू को डालने वाले ने डॉर्मिट्री में सभी को फंसाने का इरादा रखा था। उसके सवाल का जवाब देकर डेक्यूलियन कहता है कि अब यह विषय समाप्त हो गया है और उसे इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। साइड क्वेस्ट पूरा होते ही डेक्यूलियन को उसका वादा किया गया स्टोर करेंसी मिल जाता है। दृश्य अब बदलकर यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर कैफेटेरिया में चला जाता है, और वहीं हमें वही लड़की फिर से दिखाई देती है जो बिना किसी शिष्टाचार के खाना खा रही थी। उसका नाम अरीन था। असल में उसने वह सवाल प्रोफेसर डेक्यूलियन को बेनकाब करने के लिए पूछा था, लेकिन उल्टा वह खुद ही मजाक बन गई और इस शर्मिंदगी को सहन कर पाना मुश्किल हो गया। वह अब भी इस बात पर अड़ी हुई थी कि डेक्यूलियन को स्पेल इंटरप्रिटेशन की कोई समझ नहीं है।
उसका मानना था कि उसने बस मनगढ़ंत बातें कह दी थीं। बिविचमेंट मैजिक बहुत ही कठिन जादू होता है और अधिकतर स्पेल्स के लिए सटीक पैरामीटर्स की जरूरत होती है। डेक्यूलियन ने बस इस स्पेल को बिविचमेंट मैजिक कह दिया, बिना किसी पैरामीटर का जिक्र किए। अरीन को यकीन था कि वह गलत था। उसने जो जादू प्रोफेसर को दिखाया था वह ठीक वही मैजिक सर्कल था जो पिछली रात डॉर्मिटरी के दरवाजे पर पाया गया था। शुरुआत में सभी लोग इस जादू को देखकर हैरान थे, लेकिन फिर यह विश्वविद्यालय के नए छात्रों के लिए एक शोध विषय बन गया। उसे पहले से ही यकीन था कि डेक्यूलियन ने सिर्फ एक झूठा दावा किया था। लेकिन तभी उसकी दोस्त भागती हुई आती है और बताती है वह जादू जो डॉर्मिटरी के दरवाजे पर था वह सच में एक बैरियर स्पेल निकला। यह सुनकर अरीन अवाक रह जाती है। वह इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाती। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसकी दोस्त प्रोफेसर डेक्यूलियन की तारीफों के पुल बांधने लगती है। वह अंत में अरीन को धन्यवाद देती है। अगर तुमने प्रोफेसर से यह सवाल नहीं पूछा होता तो हमें यह सच कभी पता नहीं चलता। अरीन प्रोफेसर डेक्यूलियन की प्रतिभा को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अरीन अब भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि डेक्यूलियन ने सही उत्तर जानबूझकर दिया था। उसे लगा कि यह बस एक तुक्का था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उसकी कोशिशों की वजह से डेक्यूलियन और भी ज्यादा चर्चित हो गया। अब सभी को यकीन हो गया था कि वह एक काबिल प्रोफेसर है। इससे चिढ़कर वह डेक्यूलियन के बारे में अधिक जानने के लिए उसके उपलब्धियों के दस्तावेज पढ़ने लगी। वह उसकी गहराई तक जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर तुम अपने दुश्मन और खुद को अच्छी तरह जानते हो तो तुम्हें कभी कोई हरा नहीं सकता। अरीन ने मन ही मन एक फैसला किया। अगर उसे रोज इस आदमी का सामना करना है तो वह इसे पूरी तरह बेनकाब करके इसकी प्रतिष्ठा नष्ट कर देगी। दूसरी ओर डेक्यूलियन अब भी यह सोचकर परेशान था कि क्लासरूम में सबसे बुरा क्या हो सकता था। असल में जिस पल उसने स्पेल को देखा उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अपने आप सक्रिय हो गई थी। जादुई रेखाओं और जटिल संरचनाओं वाले उस स्पेल सर्कल को मात्र देखने से ही उसकी पूरी बची हुई मना खत्म हो गई। सबसे अहम बात यह थी कि इतनी सारी मना खर्च करने के बाद भी वह यह नहीं समझ सका कि वह जादू असल में क्या था। यहाँ तक कि अगर उसके पास अभी की तुलना में दोगुनी मना भी होती तब भी वह इसकी गहराई को नहीं समझ पाता। फिलहाल वह बस इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि सब कुछ उसके पक्ष में हुआ। लेकिन जैसे ही वह अपनी राह पर आगे बढ़ता है, अचानक एक महिला उसका रास्ता रोक लेती है। उसका सफेद बाल, हल्की नीली आंखें और चमकती हुई सफेद नाइट आर्मर उसे तुरंत पहचानने लायक बना देती हैं। डेक्यूलियन तुरंत समझ जाता है कि वह कौन है। जूली वॉन दियाफ्रेन, उसकी मंगेतर। वह एक नामी कैरेक्टर थी जो आगे चलकर नाइटहुड की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली थी। डेक्यूलियन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात जूली से इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह शांति से उसका अभिवादन करता है और कहता है कि वह ठीक है। लेकिन जूली को उसकी यह बात जरा भी सच नहीं लगती। वह उससे पूछती है, तुम कैसे ठीक हो सकते हो जब तुमने हमारी वो कसम तोड़ दी जो हमने एक हफ्ते पहले खाई थी। अब वो जिनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कौन सी कसम थी, और वह किसी भी तरह के अनावश्यक ड्रामे से बचना चाहता था। इसलिए उसने बात को टालने का फैसला किया। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है और कैजुअली कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई कसम खाई थी। लेकिन इससे पहले कि वह और आगे बढ़ता, जूली फिर से उसका रास्ता रोक लेती है। वह उसे पिछली बार की तरह भागने नहीं देना चाहती थी। अब डेक्यूलियन को एहसास होता है कि वह ऐसे नहीं बच सकता।
इसलिए वह बहाना बनाता है कि वह हाल ही में बीमार था और उसे सब कुछ याद नहीं है। फिर वह जूली से अनुरोध करता है कि वह उसे याद दिलाए कि आखिर वह कौन सी कसम थी। अब कहानी एक हफ्ते पहले की घटना पर जाती है। जूली ने एक शर्त रखी थी। अगर वह अपने आप से सच्चा रहेगा और अपनी नकली शान शौकत और घमंड को सबके सामने स्वीकार करेगा, तो वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे दुनिया ही क्यों न टूट जाए। लेकिन वर्तमान में लौटकर जूली लगभग रोने वाली थी। अब उसे शक होने लगा था कि शायद उसने भरोसा गलत इंसान पर कर लिया था। एक उदास चेहरे के साथ वह एक तरफ हट गई और डेक्यूलियन को जाने दिया। लेकिन डेक्यूलियन ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जूली इतनी उदास क्यों थी। वह बस वहां से चलता बना। जूली को इस बात से गहरा आघात पहुंचा, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उनकी सगाई केवल एक औपचारिकता थी। डेक्यूलियन एक शक्तिशाली मेज था और जूली एक महान नाइट थी। इसलिए उनके परिवारों ने सोचा कि यह रिश्ता दोनों के प्रभाव को और बढ़ाएगा। हाउस उकर्ण और हाउस फ्रेन, दोनों शक्तिशाली नोबल ब्लड लाइन्स मिलकर एक नया साम्राज्य बना सकते थे। इसी कारण किसी ने इस शादी पर आपत्ति नहीं जताई। जूली को इस रिश्ते से कभी प्रेम नहीं था, लेकिन उसने इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह उसके कर्तव्य का हिस्सा था। लेकिन बाद में दोनों घरानों को एहसास हुआ कि डेक्यूलियन की कोई असली प्रतिभा थी ही नहीं। वह जीनियस मेज नहीं था जिसके बारे में दुनिया सोचती थी। शायद डेक्यूलियन इसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने दुनिया से झूठ बोला था। उसने खुद को स्पेल इंटरप्रिटेशन में माहिर घोषित किया और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। एक समय था जब सभी समाचार पत्रों में यही चर्चा थी। मैजिक टावर का सबसे युवा टॉप प्रोफेसर अब पतन की ओर बढ़ रहा है। इस खबर के बाद उसने कोई उपलब्धि हासिल करना बंद कर दिया। लेकिन हाउस उकर्ण और हाउस फ्रेन ने इस पूरे मामले को चुपचाप दबा दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यह बात जनता में फैले और उनकी बदनामी हो। जूली को भी इस स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे एक चीज बर्दाश्त नहीं थी, झूठ। उसने बिना प्रेम के यह शादी स्वीकार कर ली थी, लेकिन एक नाइट के तौर पर वह धोखाधड़ी और झूठ को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। जूली को एक बार उम्मीद जगी थी कि डेक्यूलियन सच बोलेगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह भी एक और झूठ ही था। अब कहानी इंपीरियल यूनिवर्सिटी और मैजिक टावर के बारे में जानकारी देती है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी इस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी और इसका मैजिक डिपार्टमेंट सबसे उच्चतम स्तर का था। अगर इसे वास्तविक दुनिया से तुलना करें तो मैजिक डिपार्टमेंट कोरियाई मेडिकल स्कूल के बराबर था और मैजिक टावर कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के बराबर था। वो जिन इस जगह की भव्यता को देखता है और सोचता है कि उसकी टीम ने इसे कितनी मेहनत से डिजाइन किया था। वह इस खूबसूरत जगह का आनंद लेना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस यही थी कि काश वह किसी और के शरीर में होता, न कि इस इंसान के। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह मुड़ता है, वह उस व्यक्ति से टकरा जाता है जो बहुत सारे दस्तावेज लिए हुए था। सारे कागज जमीन पर बिखर जाते हैं। डेक्यूलियन तुरंत पहचान नहीं पाता कि वह कौन था। पहली प्रतिक्रिया में उसे लगा कि कोई उस पर हमला करने आया है, लेकिन फिर वह समझ जाता है कि यह एलन था, उसका सहायक। एलन दस्तावेजों का एक बंडल लेकर आया था। ये क्या है? डेक्यूलियन पूछता है। सर, यह इस साल के नए मेजेस के स्पॉन्सरशिप प्रोफाइल्स हैं। मैजिक टावर रिसर्च संस्थानों की तरह काम करता था और उसे रिसर्च के लिए फंडिंग की जरूरत होती थी। मैजिक टावर के प्रोफेसर्स उन मेजेस को स्पॉन्सर करते थे जिनमें वे प्रतिभा देखते थे।
डेक्यूलियन प्रोफाइल्स देखता है और एक नाम उस पर चमक उठता है। यह नाम सुनहरे रंग में हाईलाइट हुआ था। डेक्यूलियन समझ जाता है कि यह उसके एट्रीब्यूट वेल्थी मैग्नेट की वजह से हुआ है। यह उसे धन और संभावित लाभदायक अवसरों को पहचानने की क्षमता देता था।